तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, इसकी हम लोग जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो हम लोग कर लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम लोग करते हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम साइज क्या है। इस केस में प्रॉब्लम साइज जो है वो हमारे पास n है। n साइज की एरे है हमारे पास, और वैल्यूज जो है वो हमारे पास इस एरे के अंदर जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर इसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि n वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कितने स्टेप्स ले रहा है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या होगा हमारे पास? खैर, इसके वर्स्ट केस के ऊपर भी आते हैं। कोई मुझे बताएगा कि इसका वर्स्ट केस क्या होगा, रफली क्या होगा? सर, अरे की साइज बहुत बड़ी हो। नहीं, बड़े होने से देखो, प्रॉब्लम साइज से वर्स्ट केस पे फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन से पड़ता है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड थी, एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड थी, हम लोगों ने सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, एरे अनसॉर्टेड थी। ये वर्स्ट केस होते हैं या केसेस होते हैं, बस वर्स्ट केस हो सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग, अच्छा चलें, पहले इसके वर्स्ट केस पे आते हैं, फिर हम लोग इसके जो बेस्ट केस के ऊपर जाते हैं। तो वर्स्ट केस हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, या आई डोंट नो सॉर्टेड है, तब भी शायद हमारे पास फर्स्ट केस हो। लेकिन किसी भी एरे के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन जो है, सिलेक्शन का फंक्शन जो है, ये हमारे पास कितने स्टेप्स जो है वो लेगा। तो अगर हम लोग आउटर लूप को देखें तो कोई मुझे बता सकता है, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो आउटर लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी? n-1। n-1 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जीरो से लेके n आई इज लेस देन n-1 तक जा रहे हैं, तो आउटर लूप n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। दैट इज एक्सीलेंट। देखो, इनर लूप जो है ना वो हमारे पास ट्रिवियल नहीं है। अगर इनर लूप हम लोग शुरू कर रहे होते ना 1 से लेके n तक, तो फिर तो हम लोग सिंपल ये करते कि n-1 को इम्प्लीमेंट कर देते। अंदर भी शायद हमारे पास जो है 1 से लेके लेस देन n होता, तो अंदर भी n-1 टाइम्स होता, तो वो हमारे पास आसान होता। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरह की लूप होती, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन n-1, i j इज इक्वल टू 1 टू j इज लेस देन n j प्लस प्लस, तो इस सूरत में हमारे पास जो है ना आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-1 होती, मतलब n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था। इनर लूप ने जो है वो n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था। लेकिन इनर लूप ने n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना था n-1 टाइम्स आई की हर वैल्यू के लिए। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n-1 टाइम्स n-1, तो n-1 होल स्क्वायर उसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास j जो है वो हमारे पास जो लूप वेरिएबल है वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई वेरिएबल आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह निकालते हैं हम लोग? अरिथमेटिक सीरीज के थ्रू। अरिथमेटिक सीरीज के थ्रू। और उससे पहले अरिथमेटिक सीरीज अप्लाई करने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे पास जो है वो इनर लूप जो है वो आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर लूप जो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो लेट्स डू इट। जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इनर लूप कितनी मरतबा चलेगी? जी बेटे, आई की वैल्यू 0 है तो इनर लूप जो है वो n की टर्म्स में कितनी मरतबा चलेगी? n-1 टाइम्स। n-1। क्यों? क्योंकि j की वैल्यू होगी 0, ठीक है, और 0 से लेके कहाँ तक हम लोग, सॉरी, j की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 1 1, और 1 से लेके हम लोग कहाँ तक जा रहे होंगे? इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स n-1 तक जा रहे होंगे। ठीक है। तो 1 से लेके n-1 तक अगर देखें तो हमारे पास n-1 जो है वो हमारे पास वैल्यूज बनती है, n-1 जो है वो स्टेप्स बनते हैं। तो i की फर्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास जब i हमारे पास 0 है तो j वाली लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है? n-1 टाइम्स। ये सबको क्लियर? ओके। जब i की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 2 से लेके n-1 तक। दैट मीन्स के n-2 n-2। एक्सीलेंट। तो सेकेंड टाइम n-2, फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास n-3 टाइम्स, मतलब एक एक मरतबा एक एक जो उसके अंदर स्टेप है वो कम होता जाएगा। i की आखिरी वैल्यू क्या होगी?
आई को लास्ट वैल्यू क्या असाइन होगी? n-1। बेटे n-1 होगी, फिर तो इस आई लूप के फॉर लूप के अंदर आएंगे नहीं ना, क्योंकि आई की वैल्यू अगर n-1 होगी तो n-1 इज लेस देन n-1, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, उससे एक छोटी वैल्यू होगी, दैट वुड बी n into n-1। ना ना बेटे, आई की वैल्यू की सिर्फ बात कर रहे हैं, आई की आखिरी वैल्यू क्या होगी? n-1 ही होगी। n-1 तो बेटे नहीं हो सकती ना, क्योंकि आई की वैल्यू अगर आखिरी n-1 होगी तो n-1 इज लेस देन n-1, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लोग इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। n-2 सर। n होगी। n-2 होगी, ठीक है, n-2 होगी। क्यों n-2 होगी? आई की वैल्यू पहले 0 है, 0 इज लेस देन n-1, ट्रू हो जाएगा, हम लोग लूप के अंदर आएंगे। इस तरह आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, एक वैल्यू होगी आई की n-2, n-2 इज लेस देन n-1, ये ट्रू होगी, हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे। फिर जब आई की वैल्यू n-1 होगी तो n-1 इज लेस देन n-1, अब फॉल्स होगी, अब लूप के अंदर नहीं आएंगे, तो आखिरी जो आई की वैल्यू होगी वो n-2 होगी। और जब आई की वैल्यू n-2 होगी, चले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास n क्या है, 6 है, तो आई की जो आखिरी वैल्यू होगी वो हमारे पास 4 होगी, ठीक है, n-2 4, 6 - 2 4 होगी। तो जब आई की वैल्यू 4 होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, तो जे वाली लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? किस तरह? जब आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो फिर हमारे पास जो है वो जे कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे हम लोग? सर 1 टाइम होगी। 1 टाइम होगी। क्यों 1 टाइम होगी बेटे? सर क्योंकि जे में हमारे पास एक ही वैल्यू रह जाएगी जिससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी? 4 + 1 5, 5 इज लेस देन 6, यस, हम लोग इस लूप के अंदर आ जाएंगे। फिर जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 6 इज लेस देन 6, फॉल्स। तो दैट मीन्स कि जब आई की आखिरी वैल्यू होगी तब जे वाली जो हमारे पास लूप है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी सिर्फ, क्योंकि जे की वैल्यू हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर 5 होगी। तो 5 से हम लोग जे को इनिशियलाइज करेंगे, लूप के अंदर आ जाएंगे, लूप एग्जीक्यूट करेंगे, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 इज लेस देन 6 हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, n इज लेस देन n हमारे पास जो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग सेकंड टाइम इसके अंदर नहीं आएंगे, तो आई की लास्ट वैल्यू के लिए जे जो है वो हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी? एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोगों ने कहा था, देखा था कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि जो इनर लूप का वेरिएबल है या आउटर लूप के वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, सेकंड में कितनी मरतबा होगी, थर्ड में कितनी मरतबा होगी, लास्ट आइट्रेशन में कितनी मरतबा जो एग्जीक्यूट होगी। इन सारों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा? ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे कि टोटल स्टेप्स जो है वो इनर लूप कितनी लेगी विद रिस्पेक्ट टू आउटर लूप। तो इस केस में जो है वो इनर लूप और आउटर लूप दोनों के स्टेप्स हमारे पास जो है वो काउंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ऑफ कोर्स 1 से पहले 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी अप टू n-1। लास्ट टाइम फर्स्ट आइट्रेशन में जो है, ये लास्ट आइट्रेशन से फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ गए हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन में n-1 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1, ठीक है। टोटल जो है वो n-1, ये देखो 1 से लेके n-1 तक अरिथमेटिक सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म्स बन रही हैं? n-1 टर्म्स बन रही हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 और फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास n है, n-1 है, तो n-1/2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 + n-1। तो ये 1 - 1 + 1 कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? n × n-1/2। तो ये इसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट वुड बी n × n-1/2। और इसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस के अंदर?
जी बेटे, ऑर्डर एन स्क्वायर। ऑर्डर एन स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ओवर टू माइनस n ओवर टू, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर से हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दिया और n की वो पावर ले ली जो हाईएस्ट है, तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा इक्वल टू ऑर्डर n स्क्वायर। n की हाईएस्ट टर्म जो है हमारे पास 2 है, तो इसकी बस जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर n स्क्वायर होगी। इसका बेस्ट सर। केस क्या होगा? जी बेटे, सर अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना चाहें तो हम नेस्टेड लूप देख सकते हैं कि कितने हैं, तो उतनी होगी वर्स्ट केस। ज़रूरी नहीं है वो, देखो मल्टीपल उसके अंदर एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर एसिम्प्टोटिक्स में आप बात कर रहे हैं तो हाँ आप रफली कह सकते हैं ये हमारे पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हमारे पास या इस राउंड करके n टाइम्स हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं एसिम्प्टोटिक्स में ऑर्डर n स्क्वायर है। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे हमारे पास जो है वो i इज इक्वल ओके j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 2 होता, फिर हम लोग सिंपली उस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। हाँ, फिर अगर हमें यह पता है कि इनर लूप log ऑफ n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर हम लोग कह सकते थे ऑर्डर n log n बनती है, तो रफली हम लोग इस चीज़ को इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम लोग सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं जब इनर लूप जो है, इनर लूप का जो वेरिएबल है वो आउटर लूप के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे j को 1 से शुरू कर लें तो अब आउटर लूप n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, इनर लूप हर मरतबा n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-1 होल स्क्वायर बन जाएगा, n-1 टाइम्स n-1। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इनर लूप का वेरिएबल जो है वो आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा आउटर लूप का जो वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, उन सारों को हम लोग ऐड अप कर देंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा इसका हमारे पास बेस्ट केस कब बनेगा, कब जो है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट कम से कम स्टेप्स लेगा? इसको हम लोग देख भी सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है कि हम लोग इस लूप में से बाहर निकल रहे हों? नंबर ऑफ स्वैपिंग्स तो हमारे पास कम हो रही हैं, लेकिन कम या ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कोई इस तरह की सिचुएशन है कि हम लोग लूप से बाहर निकल आए, लूप को टर्मिनेट कर दें? नहीं है सर। नहीं है। तो जब हम लोगों के पास लूप से बाहर निकलने का मैकेनिज्म ही नहीं है तो इसका मतलब है कि लूप जितनी मरतबा लिखी हुई है उतनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो जो सिलेक्शन सॉर्ट का हमारे पास वर्स्ट केस जो है वो हमारे पास ऑर्डर n स्क्वायर होगा, और इसका जो बेस्ट केस है वो कितना होगा? n स्क्वायर ही होगा। वो भी हमारे पास ओमेगा n स्क्वायर होगा, वो भी n स्क्वायर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सिलेक्शन सॉर्ट does not depend upon the sequence of the input variables in terms of time complexity। हाँ, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो उसके अंदर स्वैपिंग कोई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो उतने ही चाहिए होंगे। बेस्ट केस में भी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 स्टेप्स चाहिए होंगे, वर्स्ट केस पे भी हमारे पास n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 स्टेप्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लूप से बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको सर्च याद हो, लीनियर सर्च थी या बाइनरी सर्च थी, उसके अंदर हमें जैसी वैल्यू मिलती थी हम लोग लूप से बाहर निकल आते थे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास उसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट आ रही थी। यहाँ पे तो इस तरह का हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, लूप से बाहर निकलने का मैकेनिज्म, तो इस वजह से हमारे पास इसकी दोनों बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास n स्क्वायर होगी। ठीक है बेटे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक?